नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी मेजर सर्कल्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब हमारी NCERT कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 6 ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर का एक अलग से क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, तो आप लोग उन सीरीज को भी कंप्लीट करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब ये देखो दोस्तों कि हमारी जो अर्थ है वो 4 प्रकार के मंडलों से बनी है, परिमंडलों से बनी है, ठीक है। 4 प्रकार के किन से बनी है? स्फीयर से बनी है, जिसको मैं एक बार बताऊं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे क्या भरा है दोस्तों? बहुत सारा क्या भरा है? पानी भरा है। जैसे मैंने आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने ये जल बनाया है, ठीक है, वाटर, जिसको हम अपना क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और जल के ऊपर भाई यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे कुछ पेड़ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ट्री नजर आ रही है। अब ये पेड़ और आदमी किसके ऊपर खड़े हैं? जिसके ऊपर खड़े हैं दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी जिसके ऊपर आप लोग खड़े हैं उसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और जिसमें पानी भरा है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। और अगर आप लोग ऊपर देखोगे, ये बताओ दोस्तों कि इस आदमी को भाई क्या चाहिए? भाई रहने के लिए हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना चाहिए? भाई नाइट्रोजन चाहिए या नहीं चाहिए? भाई सभी को चाहिए। तो ध्यान रखना भाई, हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमारी पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी क्या भरी है? बहुत सारी गैसेस भरी है, बहुत सारी गैसों का समूह है। उसी समूह को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? भाई बहुत कुछ नहीं, बहुत सारी गैसों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ गैस कॉल्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। बहुत सारी गैसों के समूह को ही वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखना भाई, इस आदमी को देखिए, यहाँ पे मैंने एक पर्सन बनाया है। इस आदमी को पीने के लिए पानी चाहिए, भाई सांस लेने के लिए हवा चाहिए और रहने के लिए जमीन चाहिए। इन तीनों को मिलाकर ही दोस्तों, इन तीनों को यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है दोस्तों? बायोस्फीयर बनता है, जैव मंडल बनता है। समझ आया? यानी ध्यान रखना, जैव मंडल, बायोस्फीयर, अगर एक भी नहीं होगा इनमें से तो बायोस्फीयर नहीं बन सकता। तो बायोस्फीयर यानी जैव मंडल इज इक्वल टू क्या होता है? स्थल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जलमंडल। यानी एक आदमी को जगह भी चाहिए, हवा भी चाहिए और जल भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखना कि बायोस्फीयर तीनों का ही एक ग्रुप होता है, तीनों का ही एक सर्कल होता है। अब दोस्तों, अब एक एक करके हम इन मंडलों के बारे में थोड़ा सा स्पेशल जानेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जलमंडल की। किसकी बात करता हूँ? हाइड्रोस्फीयर की। आप लोग ये बताओ दोस्तों कि हमारी पूरी पृथ्वी पे ध्यान रखना लगभग 71% क्या भरा है? पानी ही तो भरा है। 71% पानी भरा है और लेफ्ट हमारा क्या है? जमीन है, वही स्थल मंडल है। समझ आया? तो ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी पे कितने प्रतिशत है भाई? 71% क्या भरा है? पानी भरा है। अब जो जल है वो हम लोगों को किस किस फॉर्म में नजर आता है? भाई आप लोग बताओ, आपके आसपास में जो जल है उसकी क्या क्या स्टेट होती है, क्या क्या अवस्थाएं होती है? देखो भाई, जल जो है, वाटर जो है, हम लोगों को बर्फ में मिल सकता है। आप लोगों का जो फ्रीज होता है या पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ में भी क्या होगा? जल होता है। भाई हवा में यानी वायुमंडल में भी क्या होता है? हमारा जल होता है, यानी जल के वाष्प होते हैं। और नदियों में भी क्या होता है? जल होता है। तो जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में मिलता है, तीनों अवस्थाओं में मिलता है, चाहे वो लिक्विड हो यानी द्रव्य हो, चाहे वो सॉलिड हो यानी ठोस हो, चाहे वो गैस हो, जलवाष्प हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जल है वो बर्फ यानी ठोस अवस्था में भी मिल जाता है, भाई जल यानी लिक्विड अवस्था में भी मिल जाता है, और जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स यानी वो एक गैस की फॉर्म में भी मिल जाता है। समझ आया? और 71% क्या भरा है? पानी भरा है। तो जल मंडल से रिलेटेड बस आप लोगों को यही फैक्ट याद रखना है कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। देखिए दोस्तों,
अब आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार मैं रब कर देता हूँ ये, ठीक है भाई। वायुमंडल क्या, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी ये अर्थ है भाई, क्या है, अर्थ है। अर्थ के चारों ओर देखिए दोस्तों, चारों ओर है भाई, अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसों का क्या है, एक ग्रुप है, बहुत सारी गैसों का समूह है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अपना वायुमंडल कहते हैं। समझ आया वायुमंडल क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको भाई, इस वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी गैसें भरी है भाई, सबसे ज़्यादा मात्रा में एक गैस नाइट्रोजन भरी है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो लगभग 78% 78% पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों ऑक्सीजन का, जो 21% हमारी पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों, ध्यान रखना, वैसे तो तीसरा नंबर दोस्तों वो आता है आर्गन का, ठीक है। आर्गन एक गैस है हमारी, वो हमारा 0.93% मिलती है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब ये गैस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ आया, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हमें जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, CO2 और नाइट्रोजन के बिना हमारे पेड़ पौधे भी नहीं रह सकते। समझ आया। देखो नाइट्रोजन तो भाई, नाइट्रोजन जो हमारी गैस होती है वो सभी एनिमल्स के लिए, सभी जीवधारियों के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल हो यानी हम हो, चाहे कोई भी हो, उनकी वृद्धि और विकास के लिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन गैस तो चाहिए ही चाहिए होती है। समझ आया। और CO2 गैस भाई पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए। देखिए मैंने कहा नाइट्रोजन तो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, चाहे कुछ भी हो, सभी की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन कंपलसरी है। और CO2 किसके लिए कंपलसरी है, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। समझ आया। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे वायुमंडल की बात चल रही है तो हमारी CO2 जो गैस है भाई, CO2 गैस की वजह से ही हमारी जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है आज बना हुआ है। अगर CO2 गैस ना होती तो हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था। तो यानी ध्यान रखना, आज के टाइम में जो हमारा टेम्परेचर तापमान बना हुआ है वो किस गैस की वजह से बना हुआ है, CO2 गैस की वजह से। समझ आया हमारे लिए क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गैस भाई। अब ये देखो, हमने बात की हमारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत क्या है, गैसों का समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब ये जो वायुमंडल है ना दोस्तों, टेम्परेचर के बेस पे, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर या इसके कंपोनेंट के आधार पर, इसको कई सारी लेयर्स में डिवाइड किया गया भाई। इसी एटमॉस्फेयर को तापमान के आधार पर हम लोगों ने क्या कर दिया, कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो कई सारे पार्ट कौन से, अब देख लेते हैं। अब आप लोग ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के मैंने बताया था चारों ओर बहुत सारी गैसों का समूह है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल में फिर हमने बात की कौन कौन सी गैसें भरी है, तो ये 3-4 गैसें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये क्यों जरूरी है, तो बता दिया, नाइट्रोजन तो सभी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। CO2 पेड़ पौधों के लिए, और हमारी पृथ्वी पे जो नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान बनाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, CO2 गैस जरूरी है। समझ आया। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर ही तो खड़े हैं हम लोग, ऊपर जाएंगे तो कुछ दूरी पर यानी ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारी एक लेयर पाई जाती है। अभी बताया ना मैंने, एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को कई सारी लेयर में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तापमान के आधार पर। तो पहली जो लेयर आती है वो दोस्तों आती है क्षोभमंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। यहाँ से पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 10 किलोमीटर तक, यहाँ से 10 किलोमीटर तक क्या है, हमारी क्षोभमंडल, ठीक है। फिर आप लोग पृथ्वी से कितना किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो हमारी एक लेयर और पाई जाती है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और ध्यान रखना, समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है हमारे कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो वो है समताप मंडल,
समझ आया। अब दोस्तों फिर से हम लोग चलेंगे नीचे से ही और चलेंगे ऊपर 80 किलोमीटर तक, तो हमारा एक नया मंडल मिलता है जिसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। समझ आया। फिर ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर आएगा हमारा 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, जिसको हम ताप मंडल या आयन मंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर पृथ्वी से चलेंगे और लगभग 1000 किलोमीटर तक हमारा या आयनोस्फीयर से ऊपर कौन सा है, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। समझ आया। तो इस प्रकार हमने कुछ लेयर्स में, 4-5 लेयर्स में हम लोगों ने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या किया है, डिवाइड किया है, विभाजित किया है। तो आप लोगों से इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, यकीनी 2 मंडल के बीच वाले मंडल को पूछा जा सकता है कौन सा है, तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। समझ आया। और दोस्तों ध्यान रखना, वैसे तो हमारी पृथ्वी का जो डेंस एटमॉस्फेयर है यानी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण वायुमंडल है वो 1000 किलोमीटर तक ही है, 1000 किलोमीटर तक। वैसे हमारा जो वायुमंडल या आप लोग कह सकते हो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग 30-40 हजार किलोमीटर तक है। समझ आया। 30-40 हजार किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वायुमंडल है वो हमारा एक्सोस्फीयर तक ही 800 या 1000 किलोमीटर तक ही सीमित है। समझ आया। ठीक है। तो ये हमने बात की अपनी हाइड्रोस्फीयर की और एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये सारी बातें आप लोगों को। अब ये मैं रब कर देता हूं दोस्तों। और पृथ्वी पे जो तापमान यानी जो टेम्परेचर बना हुआ है वो किस गैस की वजह से बना हुआ है, मैंने अभी बताया था CO2 गैस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारी पृथ्वी आज एक बर्फ का गोला होती दोस्तों, एक हमारी कैसी गैस होती, आइस बॉल। अब होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। अब मैंने बताया हमारी पृथ्वी पे ऊपर एक CO2 गैस की परत भी पाई जाती है, एक लेयर भी है, CO2 गैस है ना। ऊपर से क्या होता है भाई, सन है, ये सूर्य की किरणें आती है और इस CO2 को पार कर जाती है भाई, इस CO2 को क्या कर जाती है, पार कर पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सूर्य से जब ये किरणें आती है तो इसको हम कहते हैं सूर्य तप। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य तप, या इसको हमें आगामी सौर जी की विकिरण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश से बोले तो उसको कहते हैं इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों को, ये है हमारा सन, ये है हमारी अर्थ। अब ध्यान रखना दोस्तों, होता क्या है भाई, सूर्य से हीट आई, ये एनर्जी आई और हमारी पृथ्वी पर आ गई। अब पृथ्वी क्या करती है, इसी हीट को भाई अगर आप लोग लोन लोगे, किसी से उधार लोगे तो उसको वापस तो करना ही होगा। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, अब इस एनर्जी को निकालना शुरू कर देती है। और जब ये शुरू करती है तो जब ऊपर जाती है, अगर मान लो ये पृथ्वी सारी की सारी अगर हीट निकाल देगी अपने अंदर से तो ये तो बर्फ बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्या है कि ये सारी निकालती तो है अपने अंदर से, लेकिन इसके ऊपर मैंने बताया ना हमारी एक परत पाई जाती है CO2 गैस। ठीक है, ये CO2 गैस क्या करती है, इसको अपने अंदर ही समा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका अवशोषण कर लेती है, यानी इसको जितनी इसके अंदर क्षमता है। अब आप लोग देखो दोस्तों, अगर आप लोगों में 4 रोटी की भूख है तो आप लोग 4 रोटी खा लेते हैं, लेकिन 5वीं 6वीं 7वीं खाओगे तो आप क्या करोगे, वोमिट करना, उल्टी करना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। यानी सेम ये CO2 की परत क्या करती है, इसके अंदर जितनी क्षमता है उतनी को तो ये रोक लेती है हीट को, लेकिन अब भाई अगर क्षमता के बाहर हो जाता है तो ये क्या करती है, ये रेडिएशन बाहर निकल जाती है। और सूर्य पृथ्वी से निकलने वाली ये जो रेडिएशन इसको कहते हैं दोस्तों पार्थिव विकिरण यानी अर्थ रेडिएशन। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों कि हमारी, अब देखो ना भाई, अब आप लोग ये बताओ कि आग अगर नीचे जलाई हुई है तो भाई टेम्परेचर के लिए आग में हाथ देना ही जरूरी थोड़ी है। अगर हम ऊपर आग को अगर ऊपर हाथ रखेंगे तो वहां से भी क्या होगा, हम लोगों को हीट मिल जाएगी। समझ आया भाई, टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आग लगी है तो टेम्परेचर तो नीचे पहुंचेगा ही।
समझ आया? तो ध्यान रखना। अब आप लोग बताओ कि अगर ये CO2 परत ना होती तो फिर सूर्य से आ जाती यहाँ पे हीट, और ये वापस क्या हो जाती, सारी की सारी निकाल देती, तो पृथ्वी एक गर्म हो जाती, सॉरी बर्फ का गोला हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, CO2 क्या कर लेते हैं, इसको रोक लेते हैं और पृथ्वी पर सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जो नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान है वो किसकी वजह से बना हुआ है, तो CO2 गैस की वजह से। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना आया तो फिर से एक बार रिमाइंड करो और सुनो भाई, या कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम लोग भाई। अब हमारी जो स्थल मंडल को देख लेते हैं, हमारे स्थल मंडल को। अब आप लोग ये बताओ लिथोस्फीयर को, भाई हमारे टोटल कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर? टोटल महाद्वीप दोस्तों 7 है। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। अब ध्यान से देखना भाई, हमारी जो अर्थ है उस पर क्या कुछ कैसे बना हुआ है। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारा एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, आगे बात करूंगा मैं। फिर से मैंने एक सर्कल बनाया, ये भी हमारा क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है। इससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, देखो 2 1 2, ठीक है, इससे आगे चलेंगे, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है दोस्तों, एक छोटा सा हमारा महाद्वीप है, फिर से यहाँ पे, ठीक है, 3 हो गए। और फिर इसके नीचे जाएंगे तो एक फिर से बहुत बड़ा महाद्वीप हमारा दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। 5वें की बात करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल इसी के साथ एक और बहुत बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों से, ये है इस प्रकार, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं भाई 1 2 3 4 5, तो मैंने कितने महाद्वीप बताए थे आप लोगों को? 7। एक छोटा सा महाद्वीप दोस्तों यहाँ भी है हमारा, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ पे है, और एक कॉन्टिनेंट है हमारा सबसे नीचे, सबसे नीचे। समझ आया? तो टोटल कितने हो गए आप लोग ही बताओ। अब टोटल 7 महाद्वीप हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को याद इसी प्रकार करना है कि 2 2 का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका नामकरण कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। समझ आया? इसको कहते हैं साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका। ठीक है भाई, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले समझ जाना, मैं दोनों में नाम बता रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये है दोस्तों यूरोप। कौन सा है? यूरोप। ठीक है, यूरोप। इससे आगे है एशिया। ये कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। ये कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। अब ये कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों हमारे कितने महाद्वीप हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इस प्रकार फैले हुए हैं। आप लोगों को इनका सीक्वेंस याद करना है। अब ये बताओ दोस्तों, ध्यान रखना, अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? देखो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में कनेक्ट है भाई, यहां भी बहुत सारे देश है, अभी बात करेंगे। यूरोप और एशिया भी इसी प्रकार क्या है? आपस में कनेक्ट है। हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि कब यूरोप से एशिया आ गया और एशिया से यूरोप आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं है दोस्तों, वैसे ही प्लेन एरिया है। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही क्या दिखा दिया, एक सिंपल ऐसा दिखा दिया। ठीक है, यूरोप और एशिया के संपूर्ण लैंड को, जस इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया।
ठीक है। इसी प्रकार देखो दोस्तों, अफ्रीका और यूरेशिया यानी एशिया महाद्वीप भी आपस में क्या है, कनेक्ट है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 3 कॉन्टिनेंट आपस में क्या है, कनेक्ट है। एक तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी आपस में कनेक्ट है। यूरोप और एशिया और अफ्रीका और एशिया भी आपस में क्या है, कनेक्ट है, आपस में बंधे हुए है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो बहुत ही क्या है, अलग है। समझ आया। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो है हमारे महाद्वीप कि कौन सा महाद्वीप किस प्रकार फैला हुआ है। अब ध्यान रखना भाई, उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के साइड में अगर देखें ना, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारा पानी का एरिया दोस्तों, जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। आप लोगों ने सुना होगा ना, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशियन, OCEAN, प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका के थोड़ा सा साइड में और साउथ अमेरिका की साइड में कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ भी क्या है, एक महासागर है। ये कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। अब आप लोग कहोगे सर वो तो वहाँ था तो यहाँ कैसे आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब आप लोग क्या करो, इस पूरे को थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग में सोचो तो क्या होगा, ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर पीछे से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है। अब देखो, प्रशांत महासागर से थोड़ा सा इधर चले तो कौन से कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। भाई इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे ना दोस्तों, फिर से हमारा एक महासागर यानी पानी के एरिया दोस्तों, ये बहुत सारा पानी का एरिया। इस पानी के एरिया को कहते हैं हम लोग अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक महासागर दोस्तों, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी मैंने कुछ एरिया छोड़ा है दोस्तों, ये कोई फैंसी स्लाइड के लिए थोड़ी ना छोड़ा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा सी है जिसको हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है भूमध्य सागर किन 2 कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो आप देखो ना, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ही तो क्या है, भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेडिटेरियन सी। अब देखो भाई, अगर ये तो सी है लेकिन ये ओशियन है। ओशियन महासागर बहुत बड़ी जलराशि होती है, सागर थोड़ी जलराशि होती है। ठीक है, सागर तो होते हैं जो वाटर लैंड से घिरा हुआ पानी का भाग को हम क्या कहते हैं, सी या सागर कहते हैं। अब दोस्तों देखो, ये है एशिया और एशिया के सबसे यहाँ पे ही हमारा भारत है दोस्तों। ठीक है, साउथ एशिया जिसमें कहते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा पानी का एरिया ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम कहते हैं हिंद महासागर दोस्तों, हिंद ओशियन, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, ये बिल्कुल ऐसे याद करना है आप लोगों को। सबसे पहले कॉन्टिनेंट ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कॉन्टिनेंट याद रखो साथ के साथ। फिर आपको महासागर बनाने आना चाहिए कि प्रशांत महासागर इधर है और प्रशांत महासागर उधर है, पैसिफिक ओशियन। फिर प्रशांत से आगे चलेंगे तो अटलांटिक महासागर, फिर थोड़ा सा एक भूमध्य सागर और हिंद महासागर है। समझ आया। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाला है आप लोगों का, भाई पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि अटलांटिक महासागर जो है उसके भाई चारों तरफ यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ कौन कौन से महाद्वीप है, आप लोगों से कौन कौन से कॉन्टिनेंट पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सा अटलांटिक महासागर के पास, यूरोप और अफ्रीका तो इधर की तरफ है और इधर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पैसिफिक ओशियन के आसपास कौन कौन से हमारे क्या है कॉन्टिनेंट है। तो आप लोग देखो भाई, नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है और इसके साथ हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी तो किससे लगता है, पैसिफिक ओशियन से अपनी सीमा बनाता है। समझ आया। प्रशांत महासागर के भी चारों ओर 4 कॉन्टिनेंट है। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप आकार में, शेप में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है।
समझ आया? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप, आप लोगों को सबसे पहले ये बनाना आना चाहिए और बिल्कुल आसान है, इस प्रकार चले आओ। यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो कौन सा? एशिया। फिर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखना अफ्रीका, बिल्कुल इसी तरफ आना है। फिर तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका। समझ आया? देखो 1 2 3, सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा। समझ आया? और सबसे छोटे की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वें नंबर पे आता है। यूरोप सेकंड सबसे छोटा है, 6वें नंबर पे। अंटार्कटिका 5वें नंबर पे सबसे छोटा, और फिर है साउथ अमेरिका। ठीक है, क्रम आप लोगों को याद हो गया, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। बड़े की बात की जाए तो इस प्रकार चले आओ, सिंपल 1 2 3। जब मैं महाद्वीपों की बात करूं, अगर मैं ओशियंस की बात करूं, महासागरों की बात करूं ना दोस्तों, तब आप लोग वहां से चले आओ, सिंपल। यानी सबसे बड़ा अगर मैं महासागर की बात करूं तो वो है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर वो है दोस्तों हिंद महासागर। समझ आया? अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं तो यहां से चले आओ, अगर मैं महासागरों की बात करूं तो इस तरफ चले आओ दोस्तों, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद ओशियन सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है। समझ आया? हाँ जी, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो एक बार रिकॉल करना, वीडियो रिमाइंड करना बहुत ही आसान है, पर आप लोगों को सबसे पहली बात क्या है कि बनाना आना चाहिए कि कौन सा महासागर, महाद्वीप कहाँ पे है, क्योंकि लोकेशन जब तक याद नहीं होगी दोस्तों तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, सबसे ऊपर भी हमारा इन तीनों कॉन्टिनेंट से ऊपर एक महासागर है जिसको हम कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर दोस्तों। क्या कहेंगे? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आप लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं, अक्षांश देशांतर। तो आर्कटिक महासागर कहाँ पे है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं पृथ्वी बनाऊं, जैसे मान लो ये है हमारी पृथ्वी का ये है हमारा 0 डिग्री। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। तो हमने पढ़ा था एक ऊपर हमारा 66.5 डिग्री लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश आता है, जिसको हम क्या कहते थे? आप बताओ। जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते थे, आर्कटिक वृत्त कहते थे। क्यों कहा था आर्कटिक वृत्त दोस्तों? ध्यान आया? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये समुद्र यानी पानी से घिरा हुआ है और वो है आर्कटिक महासागर। तो आप लोगों से पूछा जाए कि आर्कटिक महासागर उत्तरी हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है या दक्षिण गोलार्ध में? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पड़ता है। समझ आया? ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना भाई। अब हम बात कर लेते हैं एक कॉन्टिनेंट के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना, पहले तो ये आपस में कनेक्ट है, आपस में किस प्रकार कनेक्ट है वो हम बात करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अब बात करता हूँ महाद्वीपों की, ठीक है, फिर बात करूंगा महासागरों की। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई। ये तो बात कर लिया सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेशिया। अब ध्यान रखना, यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? कौन करता है? आप लोगों से पूछा जाता है यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में एक माउंटेन है, ये मैंने बनाया है पर्वत, और ये बनाई है नदी। एक नदी है दोस्तों यूराल नदी। कौन सी नदी है? यूराल नदी। और एक माउंटेन है यूराल माउंटेन यानी यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत और यूराल नदी आप लोगों को ध्यान रखना है, यूरोप को एशिया से क्या करता है? अलग करता है। समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये है अफ्रीका और ये है एशिया। तो अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अफ्रीका को
एशिया से एक हमारी नहर है, एक कैनाल है जिसको हम सुएज कैनाल कहते हैं दोस्तों, सुएज नहर। आप लोगों ने सुना होगा मिस्र में एक नहर है सुएज नहर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कैनाल यानी कृत्रिम या मानव निर्मित नहर कौन सी है? सुएज नहर है, बहुत बड़ी। ये यहाँ पे आप लोगों को पानी का एरिया दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों रेड सी, लाल सागर। ठीक है, तो लाल सागर को ये किससे कनेक्ट करती है? सुएज नहर। आप लोग देखो भूमध्य सागर को, तो यहां से ट्रेड अब आसान हो गया सुएज नहर बनाने से। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने पढ़े कि भाई एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत और यूराल नदी। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो वो करती है सुएज नहर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैसी है? कृत्रिम नहर है। फिर बात आती है कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन अलग करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, पनामा एक नहर है, पनामा देश भी है और उसी देश के नाम पे क्या है? नहर। पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। समझ आया? या अटलांटिक महासागर से हम लोगों को प्रशांत महासागर में जाना हो तो हम इसी नहर का यूज करते हैं दोस्तों, पनामा नहर का। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहर ना होती, ऐसे ही देश होता तो हमको ऐसे घूम के जाना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता। समझ आया? ये किसको क्या कनेक्ट करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, साथ साथ में लिखते जाना दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूं अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारी दोस्तों कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा, यानी जिससे हमारी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और मकर रेखा गुजरती है। वह महाद्वीप बताओ जिससे तीनों रेखाएं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो वो कौन सा महाद्वीप है आप लोगों से पूछा जाएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे तीनों हमारी रेखाएं गुजरती है, तीनों लैटिट्यूड। कौन कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कौन सी? मकर रेखा। ठीक है, अफ्रीका से रिलेटेड आप लोगों को बस यही फैक्ट याद रखना है। फिर मैं बात करूं किसकी भाई? साउथ अमेरिका की। दोस्तों साउथ अमेरिका में ऊपर से लेकर नीचे तक एक बहुत ही लंबा माउंटेन है। देखो लंबा बोला मैंने, ऊंचा नहीं बोला, लंबा, लंबाई में बहुत ही बड़ा एक माउंटेन है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और इस पर्वत का नाम क्या है दोस्तों? एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, एंडीज पर्वत। और लगभग ये जो साउथ अमेरिका है ये कहाँ पे है? देखो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यानी नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। भाई सदर्न हेमिस्फीयर में तो हमारे 1, 2, 3 और 4 कॉन्टिनेंट आते हैं, और ऊपर वाले में हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में ये 3 आते हैं। ठीक है, यानी देखो अफ्रीका थोड़ा सा कटा हुआ है टोटली, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भाई अंटार्कटिका जो महाद्वीप है भाई ये ना बर्फ से ढका हुआ रहता है, साल भर बर्फ की मोटी चादरें ढकी हुई है, यहाँ पे लोग नहीं रहते। भाई अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई स्थायी आवास नहीं है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, आदमी यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो यानी हर देश यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आता है, प्रत्येक देश। भारत भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया है, उसने भी अपने यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर बनाए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो वो कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो 3 रिसर्च सेंटर है दोस्तों भारत के, कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एक है दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों, एक है हमारा मैत्री और एक है भारती। ये 3 हमारे क्या है, अनुसंधान रिसर्च सेंटर है दोस्तों, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है,
तो इस तरह दोस्तों हमने पढ़ा कि हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में 3 रिसर्च सेंटर थे, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपना भाई स्पेशल महासागरों की, ओशंस की बात करते हैं भाई, ठीक है, ओशंस की। ये हमने बात की हमारे महाद्वीपों की, कॉन्टिनेंट की। तो आप लोग फिर से एक बार रिकॉल करना कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन था, हमारा पैसिफिक महासागर। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा सबसे गहरा, यानी एक तो बात होती है देखो, पृथ्वी है हमारी, जस्ट पृथ्वी में सबसे गहरा भाग और सबसे ऊंचा भाग। तो ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी में सबसे गहरा भाग हमारा प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है दोस्तों। कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना गर्त क्या है आप लोग कहोगे, तो ये सबसे गहरा गड्ढा है प्रशांत महासागर में, लगभग 11 किलोमीटर नीचे, ठीक है। ये तो हो गया नीचे, सबसे नीचे। अब बात करूँ सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है भाई, यानी पृथ्वी पे हाईएस्ट चोटी, पृथ्वी पे हाईएस्ट चोटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता है हमारा एशिया में एक माउंटेन आता है हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पहले नंबर पे सबसे ऊंची चोटी वो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट ना केवल भारत की, सॉरी नेपाल की, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है हमारी हिमालय पे ही एक और चोटी है K2। कौन सा? K2 दोस्तों, ये इंडिया में आती है, ये भारत में, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और ये ना केवल भारत की बल्कि विश्व की भी दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन विश्व में बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक और चोटी आती है कंचनजंगा। आप लोगों ने सुना होगा कंचनजंगा। ये भी कहाँ पे है? भारत में है और सिक्किम राज्य में दोस्तों। कहाँ पे? भारत के सिक्किम राज्य में। ये 3 फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत और विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तथा विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मैरियाना गर्त। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो और ध्यान रखना, प्रशांत महासागर दोस्तों जो है वो एक सर्कुलर शेप का है दोस्तों। कैसा शेप का है? सर्कुलर शेप का, यानी एक वृत्ताकार। आप लोगों से पूछी जाती है शेप कि प्रशांत महासागर की शेप, आकार कैसा है, तो आप दोस्तों ध्यान रखना कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक है। एक और फैक्ट ध्यान रखना प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन सारे महाद्वीपों को इकट्ठा कर दें, जब भी प्रशांत महासागर इनसे क्या है? कॉन्टिनेंटों से, महाद्वीपों से बहुत बड़ा है। यानी पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कौन घेरे हुए है? पैसिफिक ओशियन। तो ये क्या है? पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग पे क्या फैला हुआ है? प्रशांत महासागर। तो ये 3 फैक्ट आप लोगों को प्रशांत महासागर से याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार रिकॉल कराऊं? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग है। दूसरा, प्रशांत महासागर 1/3 हिस्से में फैला हुआ है पूरी पृथ्वी के, ठीक है, मैरियाना गर्त। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वृत्ताकार आकार है, ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता था महासागर? अटलांटिक महासागर। सेकंड नंबर किसका आता है दोस्तों? अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे आता है। मैंने बताया था ना, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? हिंद महासागर आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे देखिए दोस्तों दक्षिण महासागर, दक्षिण में है साउथ महासागर। और 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, ठीक है। तो अब अटलांटिक की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, अटलांटिक का आकार कैसा है? एस शेप का, ठीक है। एस आकृति का ये अटलांटिक महासागर है, एस शेप का। हमने बात की थी कि प्रशांत महासागर कैसी शेप का है? वृत्ताकार। ये कैसी शेप का है? एस शेप का, ठीक है। और सबसे दोस्तों ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वेस्ट, सबसे बिजिएस्ट हमारा जो ओशियन है, सबसे बिजिएस्ट ओशियन जो है वो हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, व्यापार कौन से महासागर से होता है? यानी इन महाद्वीपों से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो सबसे बिजिएस्ट महासागर कौन सा है? तो वो है अटलांटिक महासागर,
ठीक है। और अटलांटिक महासागर से एक फैक्ट और याद रखना दोस्तों, अटलांटिक महासागर पे क्या हो गया है भाई, जगह जगह अटलांटिक महासागर पे ये क्या होता है दोस्तों, समुद्रों में लहरें तो चलती है, आपको पता है, तो लगातार क्या करती है, तटों को, कोस्टल इलाकों को भाई अंदर धकेल देती है, कोस्टल इलाकों को क्या धकेल देती है, अंदर धकेलने से क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे कोस्टल इलाके हैं ये किस प्रकार हो जाते हैं, इस प्रकार हो जाते हैं, यानी पानी क्या हो जाता है, अंदर घुस जाता है, ऊपर से लेके ऐसे, कैसा हो गया, पानी अंदर घुस गया। तो पानी अंदर घुसने से क्या हो जाता है, अब यहाँ पे नाव खड़ी करना, जहाज खड़ी करना आसान हो जाता है, समझ आया। यानी अटलांटिक महासागर पे हार्बर, बंदरगाह प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बन जाते हैं, समझ आया। और महासागरों में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये महासागर की सबसे खास विशेषता है, यहाँ पे नेचुरली हार्बर अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 3 फैक्ट हमने अटलांटिक से पढ़े कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ऐसाकृति का है, सबसे बिगेस्ट महासागर है और प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो साथ साथ फैक्ट लिखते जाना दोस्तों, ठीक है। फिर बात आती है तीसरे नंबर पे, हिंद महासागर सबसे बड़ा है। इसकी शेप कैसी है दोस्तों, इसकी शेप है ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार हिंद महासागर की क्या है, शेप है। बस आप लोग इसकी शेप याद रखना। और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तो ये हो गए हमारे महासागरों से रिलेटेड फैक्ट, आप लोगों को इतना ही जानना है, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। महाद्वीपों के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, एशिया सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। 1 2 3 तो ध्यान रखना। उसी प्रकार महासागरों में 1 2 3 ये यहाँ पे आ गया। तो कौन सा महाद्वीप था जिसपे कर्क रेखा, मकर रेखा और कैप्रिकॉर्न सब कुछ गुजरती थी, तो कौन सा था, अफ्रीका। फिर भाई कौन सा महाद्वीप था जिसपे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, यानी एंडीज पर्वत श्रेणी थी, साउथ अमेरिका। और यहीं पे दोस्तों ध्यान रखना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, सबसे मैंने कहा चौड़ी, लंबी नहीं कहा, सबसे ब्रेथ में सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, तो वो भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में क्या था, यहाँ पे कोई स्थायी आवास तो था नहीं भाई, यहाँ पे हर देश अपना रिसर्च सेंटर बनाते, तो भारत ने बनाए थे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये द्वीप जैसा है, एक आइलैंड ये दिखता है, ठीक है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए आइलैंड या कॉन्टिनेंट, तो वो किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि छोटा सा है तो द्वीप जैसा लगता है, आइलैंड जैसा लगता है, तो आइलैंडीय महाद्वीप। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, समझ आया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो फिर से एक बार आप लोग रिकॉल करके इस वीडियो को देखना। और एक लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ध्यान रखना, मैंने बताया था CO2 गैस क्या करती है, हमारे भूमंडल के, भूमि के तापमान को क्या करती थी, बनाए रखती थी। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। CO2 की मात्रा अगर लगातार बढ़ती गई तो याद करो हमने बताया था वो उसको क्या करेगी, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, पार्थिव रेडिएशन को CO2 क्या करेगी, और ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर लगातार क्या होता रहेगा, गर्मी होती रहेगी, गर्मी होती रहेगी। तो ये भी खतरनाक है भाई, समझ आया। तो भाई आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।